शहर के सबसे बड़े और पुराने सरकारी बैंक जन कल्याण बैंक में सुबह ठीक 11 बजे का समय था। बड़े बड़े ऑफिसर, व्यापारी और आम ग्राहक अंदर बाहर आ जा रहे थे। तभी एक साधारण कपड़ों में बुजुर्ग व्यक्ति बैंक के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ता दिखाई दिया। उनका नाम था रामस्वरूप शर्मा। उनके हाथ में एक पुराना सा थैला था और कंधे पर एक फटा हुआ तौलिया लटका हुआ। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहराई और सुकून साफ दिखाई देता था। जैसे ही रामस्वरूप बैंक के अंदर दाखिल हुए, दरवाजे पर तैनात गार्ड सुरेश यादव की नजर उन पर पड़ी। माथे पर शिकन आ गई। सुरेश तुरंत आगे बढ़ा और रास्ता रोकते हुए बोला, अरे बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बैंक में कोई काम है क्या? रामस्वरूप ने सहज मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, मेरा यहाँ खाता है, उसी के बारे में पूछना था। सुरेश जोर से हंस पड़ा और पीछे खड़े अपने साथी से बोला, अरे देख तो, बाबा कह रहे हैं इनका खाता है बैंक में। इतने में काउंटर पर बैठी रिसेप्शनिस्ट नीता वर्मा ने यह बातचीत सुन ली। उसने रामस्वरूप को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरों में स्वागत नहीं बल्कि तिरस्कार साफ दिखाई दिया। होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई जो उपेक्षा और व्यंग्य से भरी हुई थी। नीता ने कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आपका खाता यहाँ होगा। ये बैंक तो बड़े लोगों के लिए है, आम आदमी तो यहाँ खाता भी नहीं खोल सकता। शायद आप गलत जगह आ गए हैं। रामस्वरूप ने सहजता से कहा, बेटी, एक बार चेक तो कर लो, मेरा खाता यहीं हो। नीता ने कंधे उचकाए और बोली, ठीक है बाबा, इसमें समय लगेगा, आप बैठ जाइए वेटिंग एरिया में। रामस्वरूप ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की ओर बढ़े। वहाँ मौजूद कई ग्राहक उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, लगता है मुफ्त में पैसा निकालने आया है। किसी और ने कहा, इसकी औकात नहीं कि एक चाय भी खरीद सके। रामस्वरूप ने सब सुन लिया, लेकिन वे शांत रहे, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। उन्होंने एक कोने की कुर्सी पर बैठते हुए अपना थैला जमीन पर रखा और हाथ छड़ी पर टिकाकर स्थिर बैठ गए। उनकी आंखों में गहराई और धैर्य था। बैंक में मौजूद ग्राहक अब उन्हें घूर घूर कर देखने लगे थे। चाय की चुस्कियां लेते लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछ बैठा, मम्मी, ये बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं? ये तो बैंक वाले जैसे नहीं लगते। माँ ने धीरे से जवाब दिया, बेटा, किस्मत साथ नहीं देती तो हर किसी को सुनना पड़ता है। इसी बीच नीता वर्मा फिर से वहाँ से गुजरी। अपने साथी स्टाफ से कहा, पता नहीं मैनेजर साहब क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को यहाँ बैठाना भी रिस्क है, बैंक की इमेज खराब हो जाएगी। साथी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद खुद ही उठकर चला जाएगा। रामस्वरूप यह सब सुन रहे थे, लेकिन चुप रहे। उनके चेहरे पर अब भी वही धैर्य था, मानो कह रहे हों, सच को छिपाया जा सकता है पर रोका नहीं जा सकता। 1 घंटे तक वे यूं ही बैठे रहे, कभी घड़ी देखते, कभी काउंटर की तरफ नजर डालते। उन्हें उम्मीद थी कोई आएगा और कहेगा, हाँ बाबा, आपका खाता है, लेकिन कोई नहीं आया। आखिरकार रामस्वरूप ने धीरे से कुर्सी का सहारा लिया और खड़े हो गए। रिसेप्शन की तरफ जाकर बोले, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो अपने मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे भी जरूरी बात करनी है। नीता ने मन ही मन सोचा, अब इसे मैनेजर से भी मिलना है। फिर अनमने ढंग से फोन उठाया और बैंक मैनेजर विक्रम मिश्रा को कॉल लगाया। सर, एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं, उसने कहा। विक्रम ने दूर से रामस्वरूप को देखा और फोन पर हंसते हुए कहा, क्या ये हमारे ग्राहक हैं या यूं ही चले आए हैं? मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बैठने दो, खुद उठकर चले जाएंगे। नीता ने वही आदेश दोहराया। रामस्वरूप ने गहरी सांस ली और फिर उसी कोने की कुर्सी पर बैठ गए। सारी नजरों का बोझ उनके कंधों पर था, लेकिन उनकी आंखों में वही सब्र था। समय धीरे धीरे बीतता गया। घड़ी ने 12 बजाए, फिर 12:30। रामस्वरूप अब और चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने धीरे से अपनी छड़ी उठाई, थैला कंधे पर टांगा और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गए। कई ग्राहक फिर से ताने कसने लगे, देखो देखो बाबा, अब मैनेजर से लड़ने जा रहे हैं। नीता ने झुंझलाकर कहा, बाबा, आपको कहा ना इंतजार कीजिए, मैनेजर अभी व्यस्त हैं। रामस्वरूप ने नरम स्वर में कहा, बेटी, बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा। इतना कहकर वे सीधे मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ गए। पूरे बैंक में खामोशी छा गई। सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं। हर कोई देखना चाहता था कि आगे क्या होगा। जैसे ही रामस्वरूप ने केबिन का दरवाजा खोला, अंदर मैनेजर विक्रम मिश्रा अपनी कुर्सी पर अकड़ के साथ बैठा था। फोन पर किसी क्लाइंट से बात करते हुए उसने भौहें चढ़ाई और कहा, हाँ बाबा, बताइए, इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या काम है आपको? रामस्वरूप ने धीरे से अपना थैला खोला और उसमें से एक लिफाफा निकालते हुए कहा, यह मेरी बैंक पासबुक और जरूरी कागजात हैं, कृपया एक बार देख लीजिए। विक्रम हंसते हुए लिफाफा हाथ में लिया, लेकिन खोले बिना ही टेबल पर पटक दिया। उसका अहंकार साफ झलक रहा था। उसने कहा, बाबा, जब जेब में पैसे नहीं होते तो बुकिंग जैसी बातें करना बेकार है।
आपके जैसे लोगों को देखकर ही पता चल जाता है कि इनके पास कुछ नहीं है। ये बैंक आपके बस का नहीं है, बेहतर है यहाँ से चले जाइए। रामस्वरूप ने उसकी आंखों में देखा। आवाज अब गंभीर थी। बेटा, बिना देखे कैसे तय कर लिया? एक बार देख तो लो। सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। विक्रम कुर्सी पर पीछे झुक गया, जोर से हंसते हुए बोला, मुझे कागज देखने की जरूरत नहीं। सालों से इस बैंक को संभाल रहा हूँ। लोगों की शक्ल देखकर ही पहचान लेता हूँ कि कौन कितना बड़ा ग्राहक है। आपकी शक्ल ही बता रही है कि आपके पास कुछ नहीं है। यह सुनकर कई ग्राहक भी हंसने लगे। रामस्वरूप ने गहरी सांस ली, लिफाफा टेबल पर रखते हुए कहा, ठीक है, जब तुम्हें यकीन नहीं तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन याद रखना, जो तुमने आज किया है उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वे दरवाजे की ओर बढ़े। पीछे बैठे ग्राहकों ने फुसफुसाकर कहा, वाह, मैनेजर ने सही किया। ऐसे लोगों को यही सबक मिलना चाहिए। रामस्वरूप बैंक से बाहर निकल गए। उनकी धीमी चाल ने पूरे स्टाफ के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छोड़ दिया, लेकिन विक्रम अब भी अपनी कुर्सी पर गर्व से मुस्कुरा रहा था। इसी बीच बेल बॉय अर्जुन शुक्ला लिफाफे की तरफ बढ़ा, धीरे से उसे उठाया और चुपचाप कंप्यूटर की तरफ गया। लॉगिन करके उसने पुराना रिकॉर्ड देखा। कुछ ही देर में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रिपोर्ट साफ बता रही थी, रामस्वरूप शर्मा बैंक के 70% शेयर होल्डर और संस्थापक सदस्य हैं। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने प्रिंटर से रिपोर्ट निकाली और भागते हुए मैनेजर के केबिन में पहुंचा। सर, यह रिपोर्ट देखिए। ये वही बुजुर्ग हैं जो यहाँ आए थे। ये हमारे बैंक के असली मालिक हैं। विक्रम ने फोन रखते हुए अर्जुन की तरफ देखा। भौहें चढ़ गईं। अर्जुन, कितनी बार कहा है, ऐसे लोगों में मत पड़ो, ये सब बेकार बातें हैं। अर्जुन ने फिर कहा, लेकिन सर, ये रिपोर्ट साफ बता रही है कि। विक्रम ने बीच में ही बात काट दी। रिपोर्ट को सरकाते हुए कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, अपना काम करो। अर्जुन हैरान रह गया। उसे लगा इंसान को उसके कपड़ों से कैसे पहचाना जा सकता है। अंदर से उसका दिल दुख रहा था। लॉबी में लौटते ही उसने रामस्वरूप को देखा। आंखों में धैर्य अब भी कायम था। अर्जुन उनके पास बैठ गया और कहा, बाबा, मैंने कोशिश की, लेकिन मैनेजर अभी नहीं मिलना चाहते। रामस्वरूप ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही काफी है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ ये बुजुर्ग साधारण नहीं, उनकी सादगी में अजीब सी ताकत छिपी थी। शाम तक बैंक में यही चर्चा चलती रही। लोग फुसफुसाकर बात कर रहे थे, क्या सच में ये बैंक के मालिक हैं? अगली सुबह बैंक में असामान्य हलचल थी। स्टाफ आपस में चर्चा कर रहा था। 10:30 पर मुख्य द्वार से वही साधारण कपड़ों में रामस्वरूप अंदर आए। इस बार उनके साथ एक अधिकारी था जो फॉर्मल सूट पहने था और हाथ में काले रंग का ब्रीफकेस लिए था। गार्ड सुरेश, रिसेप्शनिस्ट नीता और अन्य स्टाफ सन्न रह गए। कल तक जिन्हें सबने अनदेखा किया था, आज वही बैंक में किसी राजा की तरह प्रवेश कर रहे थे। रामस्वरूप ने सीधे इशारा किया, मैनेजर को बुलाओ। कुछ ही देर में विक्रम बाहर आया। चेहरा घबराया हुआ था, लेकिन अहंकार अभी भी बाकी। आधा मुस्कुराकर बोला, जी बोलिए बाबा, आज फिर आ गए? रामस्वरूप ने कठोर आवाज में कहा, विक्रम मिश्रा, मैंने कल कहा था, तुम्हें अपने कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ेगा। आज वही दिन आ गया है। साथ आए अधिकारी ने ब्रीफकेस खोलकर फाइल टेबल पर रख दी और जोर से कहा, यह दस्तावेज साफ बताते हैं बैंक के 70% शेयर रामस्वरूप शर्मा के नाम हैं। यही असली मालिक हैं। स्टाफ और ग्राहक स्तब्ध रह गए। नीता के हाथ कांपने लगे। कई लोग फुसफुसाकर कहने लगे, ये तो सच में मालिक हैं, हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। रामस्वरूप ने छड़ी जमीन पर टिकाई। उनकी आवाज अब तेज थी, विक्रम मिश्रा, आज से तुम इस बैंक के मैनेजर नहीं रहोगे, तुम्हारी जगह अर्जुन शुक्ला संभालेगा। विक्रम गुस्से से कांपते हुए बोला, आप होते कौन है मुझे हटाने वाले? मैं सालों से इसे चला रहा हूँ। रामस्वरूप गरजते हुए बोले, यह बैंक मैंने बनाया है, इसकी नींव मेरी मेहनत से रखी गई। मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हें बाहर कर दूं, लेकिन दंड स्वरूप तुम्हें वही काम सौंपा जाएगा जो तुम दूसरों से करवाते थे। उन्होंने अर्जुन को पास बुलाया और कहा, तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन दिल में इंसानियत थी। यही असली काबिलियत है, इसलिए तुम इस पद के हकदार हो। अर्जुन भावुक हो गया, साहब, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। रामस्वरूप मुस्कुराए, यही सबसे बड़ी योग्यता है बेटा। फिर उन्होंने रिसेप्शनिस्ट नीता की तरफ देखा। उनकी नजर इतनी कठोर थी कि नीता कांप गई। नीता, तुम्हारी यह गलती पहली है, इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूं,
लेकिन याद रखना, किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। हर इंसान की इज्जत बराबर है। नीता हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, माफ कर दीजिए साहब, आगे से ऐसा नहीं होगा। रामस्वरूप ने ऊंची आवाज में कहा, सुन लो सब लोग, ये बैंक सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, इंसानियत ही असली पहचान है। जो भी अमीर गरीब का फर्क करेगा वह इस जगह का हकदार नहीं। लॉबी तालियों से गूंज उठी। लोग जो कल तक उन्हें तुच्छ समझते थे, आज सम्मान से उनके सामने झुक गए। अंत में रामस्वरूप ने कहा, असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है। सोच बड़ी हो तो इंसान खुद बड़ा बन जाता है। इतना कहकर वे अधिकारी के साथ बैंक से बाहर निकल गए। सबकी आंखें उनके पीछे टिक गईं। उस दिन के बाद बैंक का माहौल बदल गया। स्टाफ हर ग्राहक के साथ सम्मान से पेश आने लगा। लोग कहते, रामस्वरूप शर्मा ने सिर्फ बैंक नहीं चलाया, इंसानियत की नींव रखी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी की शक्ल देखकर उसे आंकना कितना गलत है। असली पहचान मनुष्य के कर्मों से होती है, न कि उसके कपड़ों या आर्थिक स्थिति से। इंसानियत, धैर्य और सम्मान ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल अनप्रेडिक्टेबल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना सकें।